नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने कार्यक्रम द एटा शो में दिन भर की देश दुनिया की खबरें लेकर। आज के शो की पहली खबर संसद से जुड़ी है। संसद में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अभिभाषण दिया तो विपक्ष ने सेंगोल पर सवाल उठाए। साथ ही दिखाएंगे आपको कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के तेवर भी बदले बदले हैं। दूसरी खबर होगी लोकसभा में परिवारवाद से जुड़ी। इस बार की लोकसभा में अलग अलग परिवारों के लोग भी नजर आ रहे हैं, यानी संसद में परिवार भी और परिवारवाद भी साफ दिख रहा है। तीसरी खबर होगी मध्य प्रदेश सरकार के कर्ज लेने से जुड़ी। प्रदेश की सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है और अब तक का ये सबसे बड़ा कर्जा होगा। आखिर सरकार को इतने बड़े कर्ज की जरूरत क्यों पड़ गई, ये हम आपको बताएंगे। चौथी खबर होगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की एक नई पहल की। मुख्यमंत्री ने अपने द्वार जनता के लिए खोल दिए हैं। आज उन्होंने सीएम हाउस में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानी। हमारी पांचवी खबर होगी हर आम और खास से जुड़ी हुई। देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे पुराने कानून अब बदलने जा रहे हैं। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। इन अधिनियमों के लागू होने की जरूरत क्यों पड़ी और ये भी बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं द एडिटर शो। नई लोकसभा में आज राष्ट्रपति के अभिभाषण ने दिन भर सुर्खियां बटोरी। राष्ट्रपति ने इस भाषण में मोदी सरकार की प्राथमिकता और अगले 5 साल के रोड मैप की झलक दिखा दी। राष्ट्रपति ने नीट पेपर लीक पर चिंता जताई तो जम्मू कश्मीर सहित देश में चुनाव करवाने पर चुनाव आयोग को खूब बधाई दी। अभिभाषण में आपातकाल का जिक्र आने पर विपक्षी दलों ने शोर किया तो आम आदमी पार्टी ने आज के अभिभाषण का बहिष्कार भी किया। और देखिए क्या क्या हुआ राष्ट्रपति के इस भाषण के दौरान। माननीय सदस्यों, ये मैं पहली बार कह रहा हूँ, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में लगातार चौथे दिन विपक्ष का हंगामा जारी रहा। विशेष सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करने पहुंची। माननीय सदस्यों, सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। इस दौरान आम आदमी पार्टी के सांसदों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया और अपने नेता यानी केजरीवाल की रिहाई को लेकर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। केजरीवाल को रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। सीबीआई का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो, बंद। इसके बाद सदन के अंदर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के दौरान जब नई शिक्षा नीति एवं पेपर लीक, संविधान, इमरजेंसी और नॉर्थ ईस्ट का जिक्र आया तो विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय विपक्षी सांसदों ने नीट के नारे लगाए। इस दौरान राष्ट्रपति को विपक्षी सांसदों को सुनिए तक कहना पड़ा। सुनिए सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने इमरजेंसी काल का भी जिक्र किया, जिससे कांग्रेस पार्टी के नेता नाराज हो उठे। मैं यही कह रहा था कि राष्ट्रपति जी सरकारी भाषण दे दिए तो नॉर्मल है, सरकार के ही सारे मुद्दे वो लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में होंगे, लेकिन इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। आज के मुद्दे के बारे में बोलना चाहिए था। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए, तो बड़ी जरूरी विषय है। अब आपको एक और नया मुद्दा बताते हैं। आज राष्ट्रपति के स्वागत के दौरान सेवादार जिस छड़ी को हाथों में लिए आगे चल रहे थे, अब उसी छड़ी पर विवाद हो रहा है, यानी सेंगोल। सपा सांसद ने एक नई बहस छेड़ दी है। समाजवादी पार्टी के सांसद आर.के. चौधरी ने संसद से इसी सेंगोल को हटाने की मांग की है। सेंगोल तमिल भाषा का शब्द है, उसका हिंदी माने है राजदंड। राजदंड का और हिंदी माने है राजा की छड़ी। राजा की छड़ी और माने है राजा डंडा। कभी राजा जब अपने दरबार में बैठता था
तो फैसला करता था, एक डंडा पीटता था। तो अब देश संविधान चलेगा, न कि राजा का डंडा चलेगा। और मेरा मानना है कि अगर लोकतंत्र बचाना है तो सेंगोल को हटाना है। सेंगोल का मतलब राजदंड होता है। सपा सांसद का तर्क है कि देश संविधान से चलेगा या फिर राजा के डंडे से। ऐसे में लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर सांसद इसे हटाने की मांग कर रहे हैं। पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव अपने सांसद का समर्थन कर रहे हैं, तो वहीं बीजेपी सांसद कंगना रनौत सेंगोल का। जब पहली बार लगा था तो प्रधानमंत्री जी ने बाकायदा प्रणाम किया था। इस बार शपथ लेते समय शायद वो भूल गए। उसी को याद दिलाने के लिए लगता है मेरे पार्टी के सांसद ने कुछ इस तरह का पत्र लिखा है। सेंगोल जो है वो बड़ी ही भव्यता से जो है उस राष्ट्रपति जी के आगमन पे उसका जो है वो परचम लहराया। हमारी सनातनी, हमारी भारतीय संस्कृति का एक जो धरोहर है उसका सबने जो है वो सम्मान किया। इधर लोकसभा स्पीकर का पद संभालते ही ओम बिरला अपने फॉर्म में नजर आए और विपक्ष को तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके बदले तेवरों की चर्चा हो रही है। जब स्पीकर सीट से खड़ा हो जाता है तो मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं, वो बैठ जाया करें। ये मैं पहली बार कह रहा हूं, मुझे 5 साल कहने का अवसर नहीं मिलना चाहिए। ये सब देखकर लग रहा है कि उनके तेवरों में कोई कमी नहीं आई है। वो वैसे ही सख्त और अनुशासन प्रिय बने हुए हैं जैसे वे पिछले कार्यकाल में थे। मगर उम्मीद की जा रही है कि वो इस बार भी सदन में ज्यादा से ज्यादा कामकाज का रिकॉर्ड बनाएंगे और विपक्षी दलों की आवाज को भी तवज्जो देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद अब एक बार फिर लोकसभा उपाध्यक्ष कौन होगा, इसकी चर्चा होने लगी है। लोकसभा अध्यक्ष का पद एनडीए के खाते में जाने के बाद इंडिया गठबंधन डी सुरेश को ही लोकसभा उपाध्यक्ष बनाने की मांग करने लगा है। देखना यह है कि इस बार की लोकसभा में भी उपाध्यक्ष का पद होगा या नहीं, क्योंकि 17वीं लोकसभा में यह पद अस्तित्व में ही नहीं था। 18वीं लोकसभा में इस बार जो चेहरे चुनकर आए हैं उनमें बड़ी संख्या नेता पुत्र और पुत्रियों की है। आप इसे राजनीति का परिवारवाद कहें या परिवार की राजनीति, मगर ये आज की राजनीति की सच्चाई तो है। संसद में आई अधिकतर पार्टियों में नई उम्र के वो सांसद भी हैं जिनके परिवार का कोई ना कोई शख्स राजनीति से जुड़ा रहा हो। चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने गांधी परिवार की इस परंपरा को परिवारवाद कहकर मुद्दा बनाया था, मगर मोदी की अपील के बावजूद जनता ने दूसरी पीढ़ी के नेताओं को जमकर चुना। राजनीतिक परिवार की नई पीढ़ी के नेताओं पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पीढ़ी दर पीढ़ी एक परिवार का राज, दरकिनार कार्यकर्ता, ये सियासत का परिवारवाद। इसे लोकतंत्र की खूबसूरती कहें या फिर रणनीति कि आज संसद में जो चेहरे चमक रहे हैं उनके पीछे छिपा है सदियों का लंबा राजनीतिक सफर और कई पीढ़ियों का संघर्ष। बात राजनीति में उतरे युवा चेहरों की हो रही है। बिहार हो या उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र, राजनीति में 3 दशकों से जो मुद्दा चला आ रहा है वो है परिवारवाद। आई राहुल गांधी। मैं ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया। मैं चिराग पासवान। मैं अखिलेश यादव। मैं डिम्पल यादव। मैं मीशा भारती। वंशवाद की जब भी चर्चा होती है तो नेहरू और गांधी खानदान से शुरुआत होती है। नेहरू के समय से गांधी और नेहरू परिवार का जो सिलसिला शुरू हुआ वो आज भी जारी है। इंदिरा के बाद संजय गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पतवार संभाली। राहुल गांधी परिवार के तीसरे सदस्य हैं जो विपक्ष का नेता चुने गए हैं। परिवारवाद एक ऐसी बीमारी है जो देश के युवाओं को आगे बढ़ने से रोकती है। कुछ साल पहले एक समय ऐसा था जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव परिवार से कम 2 दर्जन लोगों ने पार्टी की जिम्मेदारी संभाली, जिसमें मुलायम सिंह यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव, शिवपाल यादव, उनके बेटे, भतीजी, बेटे की बहू और तमाम लोग शामिल थे। 18वीं लोकसभा में मुलायम सिंह यादव के खानदान के 5 सदस्य संसद में हैं। अखिलेश, डिम्पल, आदित्य, धर्मेंद्र और अक्षय यादव। कहा जा सकता है कि मुलायम सिंह यादव ने जो छोटा सा पौधा लगाया था वो अब वट वृक्ष का आकार ले चुका है। संयोग ही कहें कि बिहार की राजनीति में भी चमकता चेहरा लालू प्रसाद यादव का परिवार है। पहले लालू, फिर पत्नी राबड़ी देवी। आज लालू प्रसाद के 2 बेटे विधायक हैं। बेटी मीसा भारती पहले से राज्यसभा सांसद हैं।
चर्चा सिर्फ मुलायम और लालू यादव की ही क्यों हो? पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत रामविलास पासवान के परिवार को भी राजनीति खूब रास आ रही है। पहले रामविलास पासवान और उनके भाई पशुपति पारस ने खून पसीना बहाकर एक पार्टी खड़ी की। आज चिराग पासवान ही पार्टी संभाल रहे हैं। एलजेपीआर के वही सर्वे सर्वा हैं। चिराग को मोदी कैबिनेट में खाद्य और उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली है। बिहार में नीतीश कुमार एकमात्र ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने परिवार और कुनबे की फौज नहीं जोड़ी। आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार का भी जलवा हुआ करता था, लेकिन अभी स्थिति ये है कि ठाकरे वंश कई हिस्सों में खंडित हो चुका है। उद्धव और राज ठाकरे के रास्ते काफी पहले ही जुदा हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक और कद्दावर नेता है, शरद पवार। लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री रहे शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले अब पवार परिवार की नुमाइंदगी संसद में कर रही हैं। हालांकि वो अपने भाई अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा को हराकर यहाँ तक पहुँची है। पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में भी सत्ता कई सालों तक बादल, चौटाला और हुड्डा परिवार के हाथों में ही सीमित रही। परिवर्तन कुछ भी नहीं है। एक किसी राजनेता का मैं नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने कहा था कि नेता का बेटा नेता बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर बनाना चाहता है, आईएएस बनाना चाहता है। तो नेता अगर अपने बेटे को नेता बना रहा है तो इसमें क्या गलत है? नेता का बेटा है, निश्चित रूप से वो नेता ही बनेगा, क्योंकि उसको पारिवारिक पृष्ठभूमि में उसे एक कार्यकर्ता की तरह मेहनत नहीं करनी होती है। वो तो जब पैदा होता है और 18 साल के ऊपर का चला जाता है तो वो स्वतः नेता बन जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि राजनीति में परिवारवाद खत्म होने की बात सिर्फ एक जुमला है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दलों में परिवारवाद हावी है। बीजेपी भले ही परिवारवाद को लेकर टिप्पणी करती हो, लेकिन वहाँ भी नेताओं के तमाम रिश्तेदार चुनाव लड़ते हैं और जीतकर संसद भी पहुँचते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि राजनीतिक दलों के लिए फैमिली फर्स्ट ही आज सबसे जरूरी हो गया है और इस बार संसद में इसकी छवि भी दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हमारी प्रोड्यूसर ने इस स्टोरी में बहुत सारे नामों का जिक्र किया, मगर फिर भी बहुत सारे नाम छूट गए हैं। यदि हम मोदी मंत्रिमंडल के मंत्रियों की ही बात करें तो पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एचडी कुमारस्वामी, जयंत चौधरी, अनुप्रिया पटेल, रक्षा खड़से और रवनीत सिंह भी राजनीतिक परिवारों से ही जुड़े हैं। इसलिए परिवारवाद अब मुद्दा नहीं है। दरअसल ये देश के लोकतंत्र में राजतंत्र की छवि देता है, जो जनता को खूब पसंद आता है। यदि मैं ये कहूं कि मध्य प्रदेश सरकार फिर कर्जा लेने जा रही है तो आप चौंकेंगे नहीं, मगर आपको ये बताऊं कि मध्य प्रदेश सरकार अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा यानी कि 88,540 करोड़ रुपए का कर्जा लेने जा रही है। तो आप हैरान होंगे और पूछेंगे कि ऐसा क्या हो गया जो इतना भारी भरकम कर्जा लेने की नौबत आ गई। तो आपको बता दें कि चुनावी साल में फ्रीबीज के कारण प्रदेश को इतना बड़ा कर्जा लेना पड़ रहा है। कर्जे का पैसा कहां खर्च हो रहा है और इसे कैसे और कौन चुकाएगा, ये जानने के लिए भी आप देखिए ये रिपोर्ट। पूरे प्रदेश की बहनों को आज शिवराज वचन दे रहा है, वचन। महिला सशक्तिकरण की आवाज हूं मैं, शिवराज हूं। विधानसभा चुनावों से पहले आई बीजेपी सरकार की लाडली बहना योजना ने जो कमाल दिखाया वो किसी से छुपा नहीं। इस लोकसभा चुनाव में ये योजना ही बड़ा गेम चेंजर साबित हुई है। लेकिन अब ऐसी ही तमाम मुफ्त की योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर चुकी हैं। सियासी गलियारों में शोर है कि मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर कर्जा लेने की तैयारी कर रही है। सरकार 88,540 करोड़ रुपए का कर्जा लेगी, जिसमें 73,540 करोड़ रुपए बाजार से लिए जाएंगे, वहीं 15,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से लिए जाएंगे। जैसे ही कर्जा लेने की बात सामने आई, कांग्रेस ने बिना देर किए इस मुद्दे को भुनाना शुरू कर दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर मोहन सरकार को आड़े हाथों लिया और एक्स पर पोस्ट किया, कर्ज में डूबी मध्य प्रदेश सरकार की हालत ये हो चुकी है कि अब इन्हें कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ता है और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है।
देखिए, कांग्रेस पार्टी ऐसे हर काम का विरोध करेगी जो गरीब के और आम जनता के हित का हो। मध्य प्रदेश की यदि वित्तीय स्थिति की बात करें तो मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति सबल और सशक्त है। राजकोष की सीमा के भीतर मध्य प्रदेश की सरकार कर्ज लेती है, कर्ज की पात्रता के भीतर कर्ज लेती है। ये कांग्रेस की बंटाधार सरकारों के जैसे नहीं कि जब कर्ज लेने के लिए ब्याज चुकाने का पैसा नहीं था, संपत्तियां बेचनी पड़ती थी, ओवरड्राफ्ट करना पड़ता था, कर्ज गिरवी रखना पड़ता था। 15 लाख हजार करोड़ की जीएसडीपी मध्य प्रदेश की, उसका हम 3.5% कर्ज ले सकते हैं, उसके भीतर कर्ज है हमारा। आप लगातार कर्जा ले रहे हो और कर्जा लेके और बांट रहे हो, और दूसरे जितने भी विभागों के मद हैं उसमें से पैसा निकाल कर, चाहे वो आदिवासियों का मामला हो, चाहे अनुसूचित जाति वर्ग का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय वालों का मामला हो, चाहे शिक्षा का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो, वहाँ से पैसा निकाल कर आप इस तरह से बांट रहे हो। फिलहाल प्रदेश सरकार की कुल आय 2.52 लाख करोड़ रुपए है और वहीं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर खर्च 2.51 लाख करोड़ रुपए है, यानी सिर्फ 443 करोड़ रुपए सरप्लस का बजट है। अब ये भी जान लीजिए कि प्रदेश सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है। सबसे पहले लाडली बहना योजना, जिसका सालाना खर्च 18,000 करोड़ रुपए है। कर्मचारियों के वेतन भत्ते के लिए सरकार 82,838 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। कई छात्रवृत्ति योजनाओं को मिलाने पर सालाना खर्च 13,000 करोड़ रुपए आता है। इसके अलावा किसान सम्मान निधि के लिए राज्य सरकार 1,750 करोड़ रुपए सालाना खर्च कर रही है। ऐसे में साफ होता है कि 443 करोड़ रुपए सरप्लस के साथ इतनी मुफ्त की योजनाएं देना सरकार के हाथों में तो नहीं है। बहरहाल कर्ज लेने की बात पर शक नहीं किया जा सकता है। सवाल इस बात का है कि एक तरफ सरकार कर्ज ले रही है, वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बात है कि इतना कर्ज लेने के बाद आखिर बोझ तो जनता पर ही पड़ेगा। तो ऐसे में सवाल है कि सरकार को फिजूल खर्ची रोकने के साथ साथ फ्री वीज की योजनाओं में कटौती करने की जरूरत है, जिससे मध्य प्रदेश की जनता पे ज़्यादा से ज़्यादा बोझ ना पड़े। कैमरामैन नागेंद्र के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल। और इस भारी भरकम कर्जे के बाद पहली बार मध्य प्रदेश पर कर्जे का बोझ 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगा। फिलहाल तो इस कर्जे का अधिकतर हिस्सा लोक लुभावन योजनाओं का पेट भरने में ही खर्च हो जाएगा, मगर कल्पना कीजिए कि यदि ये पैसा प्रदेश की विकास की योजनाओं पर खर्च होता तो हमारे प्रदेश की तस्वीर कितनी सुखद होती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव ने आज से जन दर्शन शुरू किया है। पहले दिन ही मुख्यमंत्री से मिलने और अपनी समस्याएं सुनाने बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सबको सुना, आवेदन लिया और कार्रवाई करने का भरोसा भी दिलाया। देखिए कैसा रहा पहले दिन का जन दर्शन। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री जन दर्शन कार्यक्रम में अपनी समस्याएं बताने के लिए सीएम हाउस में लोगों का जमावड़ा जुटा रहा। सीएम ने सभी से आत्मीयता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। दोनों कान अभी मशीन दे था आप मला ना। यहाँ पहुँचे लोगों का बिल्कुल अलग अंदाज में भी स्वागत किया गया। सीएम हाउस में ऐसा स्वागत देख सभी गदगद हो उठे। हमारी सरकार बनने के पश्चात आज पहला जनदर्शन का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित था और अब हर सप्ताह गुरुवार के दिन 11 बजे से लेकर 1 बजे तक जनदर्शन का कार्यक्रम चलेगा। लेकिन आज 1 बजे के बजाय 3:45 बजे तक ये जनदर्शन चला है और आज करीब 1500 से ज्यादा आवेदन आए हुए हैं। सीएम ने यहाँ पहुँचे लोगों से एक एक कर मुलाकात भी की, सभी की समस्याएं सुनी, अफसरों को जरूरी निर्देश दिए और निराकरण का भरोसा भी जताया। जन दर्शन कार्यक्रम में किसानों ने फसल नष्ट होने के संबंध में ज्ञापन किया। मुख्यमंत्री ने किसानों से कहा कि उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। इसी प्रकार लोगों ने अनुचित कब्जा हटाने, मनरेगा, बीमारी के इलाज के संबंध में मुख्यमंत्री को आवेदन सौंपा। कार्यक्रम में महिलाओं ने महतारी वंदन योजना शुरू करने के लिए बधाई दी। 27 जून से शुरू हुआ जन दर्शन साप्ताहिक होगा। हर गुरुवार को यहाँ मुख्यमंत्री की उपलब्धता के आधार पर इसे आयोजित किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। इस जनदर्शन से मुझे याद आया कि 2003 में मध्य प्रदेश में जब
उमा भारती पहली बार मुख्यमंत्री बनी तो उनके पहले ही साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में जनता पहुंची कि वो दुखी होकर रोने लगी और निराश और हताश होकर बैठ गई थी। उनका दुख ये था कि मेरे प्रदेश में लोग इतने परेशान हैं और मैं इतने लोगों की मदद आखिर कैसे कर पाऊंगी। खैर 2 या 3 बार साप्ताहिक जनदर्शन के बाद उन्होंने इस कार्यक्रम को ही बंद कर दिया था। और देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे पुराने कानूनों की किताब अब बदलने जा रही है। 1 जुलाई से भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे, जिनका मकसद अपराध कानूनों का सरलीकरण और लोगों को जल्दी न्याय मिले ये सुनिश्चित करना है। इन 3 कानूनों को लागू होते ही कितनी बदल जाएगी हमारी न्याय प्रणाली, देखिए इस खास रिपोर्ट में। दफ्न होंगे पुराने नाम, अब नए कानून से बनेगा काम। 1 जुलाई 2024 की तारीख को पूरे देश में भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता इतिहास में दफ्न हो जाएंगी। वो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, नए आपराधिक कानून प्रभावी हो जाएंगे, यानी देश में इंडियन पीनल कोड इतिहास बन जाएंगे और उनकी जगह भारतीय न्याय संहिता ले लेंगे। देश में 30 जून की आधी रात को जैसे ही 12 बजेंगे, वैसे ही आईपीसी के तहत अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून खत्म हो जाएंगे और 3 नए कानून लागू हो जाएंगे, जिसमें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता BSA 2023 का नाम शामिल है। जो बदलाव हुए हैं, सजा के प्रावधान में जो बदलाव हैं, उसका बेनिफिट कानून के में आएगा। जनता को डेफिनेटली जिसके प्रति का अपराध हुआ है उसके प्रति चीज़ें देखी जाएंगी और अदालत को ओवर स्पैन ऑफ टाइम जो साक्ष्य में चीज़ें प्रूव करने में जो समय लगता है, थोड़ा उसमें साक्ष्य में कम समय लगेगा। ये तीनों कानून 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 20 दिसंबर 2023 को ही तीनों नए आपराधिक कानूनों की अधिसूचना के तुरंत बाद पुलिसकर्मियों, जेल अभियोजकों और न्याय अधिकारियों समेत फॉरेंसिक कर्मियों को जागरूक करने के लिए बड़े स्तर पर काम करना भी शुरू कर दिया था। हमारे संविधान का जो स्पिरिट है, वो स्पिरिट के हिसाब से कानून अब मोदी जी के नेतृत्व में बनने जा रहा है। मुझे गौरव है कि तीनों कानूनों को 150 साल के बाद बदलने का और वो बिल को पायलट कर इस सदन में लाने का गौरव मुझे प्राप्त हुआ है। मान्यवर, तीनों नए कानूनों को लाने का मकसद अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे आउटडेटेड नियम कायदों को हटाना और उनकी जगह आज की जरूरत के हिसाब से कानून लागू करना है। इनके आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव होंगे और आपको इससे क्या फायदा होगा वो समझिए। आप कहीं भी 0 FIR दर्ज करवा सकेंगे। कुछ मामलों में पुलिस आरोपी को हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार कर सकेगी। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। अदालत को भी 60 दिन के अंदर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई के बाद 30 दिन के अंदर फैसला होगा और 7 दिन में सजा भी मिल जाएगी। आरोप तय होने के 90 दिन में आरोपी पेशी पर अगर नहीं पहुंचता है तो उसका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। इतना ही नहीं, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 772(1) के तहत सारे कानूनी विकल्प खत्म होने के बाद दोषी को 30 दिन के अंदर राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर करनी होगी। सबसे ज्यादा ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट थे। सरकारी कर्मचारी पर कोई कुछ कर दे तो उसके खिलाफ मुकदमा कायम हो जाता था, ताकि स्टेट का दबदबा बना रहे। ये जो कानून है बने इस बार, ये सुधार की तो आवश्यकता थी और कुछ सुधार बहुत अच्छे हुए हैं। लेकिन मैंने देखा, नए कानून सब पढ़ रहा है एक बार, मैंने देखा कि ये कानून पहले से सख्त हो गया है। अगर 1 जुलाई से पहले कोई भी अपराध हुआ है तो कानून लागू करने वाली सभी एजेंसियों को ये ख्याल रखना होगा कि मामला और प्रक्रिया पुराने कानूनों के तहत ही चले। ऐसा नहीं होने पर पीड़ित को अदालती प्रक्रिया में नुकसान होगा और जिम्मेदारों की गलती का खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मगर इन नए कानूनों की सबसे बड़ी चुनौती मुकदमों में लगने वाले लंबे वक्त को कम करने की होगी। अभी तक तो पीड़ित पक्ष को छोड़कर बाकी सारे पक्ष मुकदमा लंबा चलाने में ही रुचि रखते हैं और इसे ही न्याय मानते हैं। इसलिए इन कानूनों में प्रकरणों के निस्तारण के लिए समय सीमा तो तय की गई है, मगर यदि ये तय सीमा का पालन नहीं होगा तो फिर क्या होगा, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहा गया है।
वैसे इन कानूनों को लागू करने के लिए बहुत प्रशिक्षण की जरूरत है, जो अपनी धीमी रफ्तार से चल रहा है। और अब वक्त है चलते चलते का, और चलते चलते मैं आपको आज दिखाएंगे एक हाई प्रोफाइल शादी का वायरल कार्ड। पहले अनंत और राधिका के प्री वेडिंग बेस्ट ने सुर्खियां बटोरी, और अब वेडिंग कार्ड ने धमाल मचा दिया है। हम अनंत और राधिका के वेडिंग इनविटेशन कार्ड की पहली झलक आपको दिखाते हैं। ये सोने और चांदी से बने कार्ड के जरिए न सिर्फ मेहमानों को इनविटेशन भेजा जा रहा है, बल्कि उन्हें गिफ्ट्स भी दिए जा रहे हैं। कार्ड की बात करें तो देखने में काफ़ी लग्जरी है, तो एक अलमारी जैसा भी नज़र आता है। इसे ओपन करते ही अंदर लगी येलो लाइट जल जाएगी। इसके बाद आपको अंदर चांदी का मंदिर दिखाई देगा, जिसमें भगवान गणेश, राधा कृष्ण और माँ दुर्गा की मूर्ति भी दिखेगी। वहीं मंदिर की छत पर छोटी छोटी घंटियां भी लगाई गई हैं। मंदिर में मेहमानों के लिए कुछ गिफ्ट भी इस कार्ड में रखे गए हैं। इनमें अनंत और राधिका के नाम के पहले अक्षर की कढ़ाई वाला रुमाल और एक चुनरी भी रखी गई है। और ये पहला कार्ड काशी विश्वनाथ मंदिर में भेजा गया, फिर कई जगह खुद अंबानी परिवार कार्ड देने पहुंचे। अनंत और राधिका की शादी 12 जुलाई को होगी, और इस खूबसूरत कार्ड को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि आखिर इसकी कीमत कितनी होगी। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अस्य श्री विष्णु। श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम् अस्य श्री विष्णु। तो चलिए आज द राइटर शो में बस इतना ही।